नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेशन हमारा चल रहा है उसमें एनसीईआरटी है, स्पेक्ट्रम है और घटना चक्र का पूरा एक मिक्सअप है। उसको बना के पूरा लास्ट ईयर के प्रश्नों के साथ आपके सामने उसमें अलग अलग सेशंस में चीज़ें हो रही हैं और आप उसको देख भी रहे हैं। बाकी यहाँ पे आज ये एक नया सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमी का। तो एक तो हमारी पूरी एनसीईआरटी होगी और दूसरा जो पार्ट होगा वो लास्ट ईयर के प्रश्न। तो जो लास्ट ईयर के प्रश्न हैं वो और एनसीईआरटी इनको मिला के ये पूरा एक कंप्लीट नोट्स टाइप का बनाया गया, जो कि वन लाइनर हैं। ये प्रश्न जो हैं ये सारे लास्ट ईयर पूछे गए हैं एग्जामिनेशंस में। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन में आए हैं और मेनली जो फोकस किया गया है वो जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं वहीं से ये सारे प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे और जो पर्टिकुलर कुछ वर्ड हैं जिनको कि डिस्कस करना ज़रूरी है, कि जैसे कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जीडीपी डिफलेटर क्या होता है। ऐसे समटाइम्स जो अलग अलग टाइप के वर्ड्स आते हैं जो कि मतलब हमेशा हमको इकोनॉमी में परेशान करते हैं, समझ में नहीं आते हैं। उनसे प्रश्न खैर लास्ट ईयर पूछे गए हैं, तो उनका भी डिस्कशन हम यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए करते रहेंगे। जैसे जैसे प्रश्न हमारे पास आते रहेंगे हम उनको डिस्कस करते रहेंगे। डिटेल डिस्कशन यहाँ पे पूरा होगा। अगर आप हमारे हिस्ट्री के जो सेशन हैं उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि चीज़ों को डिस्कस किस लेवल पे हम करते हैं। ठीक है। तो देखिए, इकोनॉमी में एक तो पढ़ने का ये मैं समझता हूँ सिंपल मेथड है, क्योंकि वैसे अगर आप बुक से जाना चाहेंगे तो बुक के लिए फिर आप एनसीईआरटी अगर सिंपल करेंगे तो उसमें आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो टोटल क्लियर तो हो जाएंगे, बट जो फैक्चुअल डेटा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो आपके पास नहीं होगा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी और प्लस लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन दोनों को हमने मिलाया है और इससे लगभग आपका पूरा जो सिलेबस है और जो सारी चीज़ें हैं लगभग कवरअप हो जाएंगी। यहाँ पे कवरअप की है। तो इसको हम पर्टिकुलर टॉपिक बाय टॉपिक कवरअप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो एक ये है राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास, उसके बाद फिर सतत विकास के लिए डिटेल आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सतत विकास। और फिर जो मनी बैंकिंग है, बैंकिंग का चैप्टर है, या उद्योग क्षेत्र से जितने भी प्रश्न लास्ट ईयर पूछे गए हैं ये सारे। तो इस लेवल का हम ऐसे ही करके वन बाय वन सारी चीज़ों को कवरअप करने की कोशिश करेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि ये लगभग 6 या 7 जो सेशन हमारे हों उसी में ये पूरा इकोनॉमी कवर हो जाए। और देखिए, मैं आपको एक सुझाव भी देना चाहूँगा, मानना ना मानना वो आपके हाथ में है, आप मानना चाहते हैं नहीं मानना चाहते हैं, लेकिन ये एक सीधी सी बात है। आप सिर्फ यही कर लीजिए, यानी एनसीईआरटी और प्लस लास्ट ईयर के प्रश्न इकोनॉमी में इतना कर लीजिए। और उसके साथ साथ आप जो करंट के डेटा हैं तो इसमें आपको करंट के डेटा भी मिल जाएंगे। मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ जो लास्ट ईयर के करंट प्रश्न पूछे गए हैं। और लास्ट ईयर क्या है, ये जनवरी फरवरी तक के अपडेट हैं। देखिए यहाँ पे है ना, ये पूरा डिटेल कि इसमें आपका जैसे ये प्रश्न दिया गया है 2012 में, ये सारी चीज़ें जो करंट ईयर के मतलब जो प्रश्न हैं 22-23 से रिलेटेड, यानी बजट और इकोनॉमिक सर्वे का अपडेटेड एक वर्जन होगा ये आपके पास। और फिर इससे आपको आगे कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इकोनॉमी में। मेरे हिसाब से इतना आप कर लीजिए तो आपके लिए सफिशियंट है। और जो प्रश्न आएंगे तो आप उनमें लगभग काफ़ी प्रश्नों को करने में सक्षम होंगे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि ये पहला वीडियो था इसलिए मुझे ये इतना समय आपका लेना पड़ा। तो हम शुरू करते हैं इकोनॉमी का ये चैप्टर नंबर 1, जो कि है राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास से रिलेटेड। ठीक, तो इनको हम वन बाय वन सारे जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं और जहां भी रिलेवेंट डिस्कशन की आवश्यकता होगी हम इनको डिस्कस भी करते चलते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है, किसकी? तो ये एक प्रश्न है। असंगठित क्षेत्र की जो आय है उसकी गणना करना एक समस्या है। क्यों समस्या है भाई? क्योंकि वो इसलिए समस्या है क्योंकि गवर्नमेंट को उसके बारे में पता नहीं होता। जैसे अगर कोई संगठित क्षेत्र है तो उसको तो पता है, उसके बारे में सरकार को पता होता है कि हम कितनी सैलरी पे कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट जो असंगठित क्षेत्र है उनके बारे में डिटेल सरकार के पास नहीं होती है। इसलिए एक प्रॉब्लम होती है कि जो असंगठित क्षेत्र है उनकी आय क्या है, उनकी राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाए। ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी इसमें। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से शुरू है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था क्लब ऑफ रोम के द्वारा। ठीक है। अब क्लब ऑफ रोम क्या है? देखिए, क्लब ऑफ रोम 1968 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना और 1972 में इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की। 1972 में उस रिपोर्ट का नाम है द लिमिट टू ग्रोथ। ठीक है। तो इस रिपोर्ट का क्या नाम है? द लिमिट टू ग्रोथ। तो वही कि समृद्धि की सीमा जिसको हम कहते हैं, इसकी हिंदी होगी समृद्धि की सीमा। तो ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था?
तो ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा पब्लिश किया गया था। एक दो बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि ये कब पब्लिश किया गया, तो वो 72 में 1972 में पब्लिश किया गया। और एक बार पूछा गया कि क्लब ऑफ रोम का मतलब स्थापना कब हुआ, तो वो 1968 में हुआ। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है, क्या है भाई? तो वो है प्रति व्यक्ति आय, इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। देखिए अर्थशास्त्र में अगर आप इंग्लिश फॉलो करें तो वो आपके लिए आसान होगा, हिंदी के शब्द थोड़ा सा टफ है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी अगर देश की आर्थिक समृद्धि की बात हो रही है और उसको मापना है, उसको जानना है, तो आप पर कैपिटा इनकम देख लीजिए उस कंट्री का, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मतलब वहाँ पे आर्थिक समृद्धि कितनी है। अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है? तो पर कैपिटा इनकम जो होता है वो होता है नेशनल इनकम अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन। ठीक है। तो मिड ईयर पॉपुलेशन ये होता है पर कैपिटा इनकम, यानी जो नेशनल इनकम है हमारी टोटल, और जो मिड ईयर की पॉपुलेशन है उसका अगर हम एक रेशियो निकाल लें तो हमें मिल जाएगा पर कैपिटा इनकम। अब यहाँ पे बात आती है कि नेशनल इनकम क्या होता है, यानी NI क्या होता है। ठीक है। हम यहाँ पे सारी चीज़ें देख लेते हैं क्योंकि इससे प्रश्न आपको आगे और भी मिलेंगे। चलिए हम खैर GDP से शुरू करते हैं और नेशनल इनकम इनकम तक आ जाएंगे तो चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला GDP। जीडीपी क्या होता है? देखिए जीडीपी की जो डिफिनीशन होती है ये होती है कि किसी देश की घरेलू सीमा में, अगर मान लिया ये एक कंट्री है तो इसकी घरेलू सीमा में एक वित्त वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म जीडीपी में यूज किया जाता है वो ये कि किसी देश की घरेलू सीमा में। ठीक है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे वस्तुएं हैं सेवाएं हैं उनका मौद्रिक मूल्य होगा तो उसको हम क्या कह देंगे? उसको हम कहेंगे जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसमें शर्त क्या है? दो चीज़ें एक शर्त है, एक तो विदेशियों के उत्पाद को भी हम जीडीपी में शामिल करते हैं, और दूसरा जो है ये है कि भारतीय नागरिक जो घरेलू सीमा के बाहर आय मतलब पाते हैं उनको जीडीपी में शामिल हम नहीं करते हैं। ठीक है। अगर कोई इंडिया मतलब भारतीय आदमी है और वो गल्फ कंट्री में पैसे कमा रहा है तो उसको हम जीडीपी का हिस्सा नहीं मानेंगे, तो वो एक अलग चीज़ का पार्ट होगा। ठीक है। एक बाउंड्री के अंदर जो भी वस्तु सेवाएं उनका मौद्रिक मूल्य जीडीपी होता है। ठीक है। सिंपल है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ आती है कि नेट जीडीपी क्या होती है? नेट जीडीपी। ठीक है। तो नेट जीडीपी जो होती है वो होती है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो अगर हम डेप्रिसिएशन को हटा दें, डेप्रिसिएशन का मतलब हास जो नुकसान हो रहा है या जो चीज़ें, अब जैसे मान ले कोई भी एक साल के लिए आपने कोई मशीन खरीदी, अब उसको आप चला रहे हैं तो जाहिर सी बात उसके नट बोल्ट और मशीनरी ये सब घिस रही है ना, तो उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन को अगर जीडीपी से आप घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा नेट जीडीपी। ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद हम एक अनदर चीज़ लेते हैं, उसको हम कहते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब जीएनपी बराबर क्या होता है? जीडीपी प्लस नेट इनकम। नेट इनकम किसकी? तो ये नेट इनकम मेड बाय फॉर्म्स और सिटीजन अबोर्ड, मतलब जो बाहर हैं उनकी इनकम को यहाँ पे हम जोड़ दें अगर जीडीपी में तो वो हमारा मिल जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये हो गया जीएनपी। और इसके बाद हम इसमें निकालते हैं एनएनपी। एनएनपी क्या होता है भाई? जिसको हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये होता है जीडीपी माइनस जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ से आप डेप्रिसिएशन को हटा दीजिए तो आपको एनएनपी मिल जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम होता है एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। तो आप इतना सारा इसमें से घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम मिल जाएगा। आई होप ये सारे फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। फार्मूले आप नोट कर लीजिएगा, कई बार प्रश्न सीधे सीधे एग्जामिनेशन में इसी तरह से पूछे गए हैं कि जीडीपी का फार्मूला क्या होता है, नेट जीडीपी का फार्मूला क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। तो एनएनपी क्या होता है? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। इंग्लिश में और हिंदी में मतलब हिंदी में भी ये होता है, हिंदी में भी लिखा रहता है, लेकिन हिंदी के वर्ड थोड़े टफ होते हैं। तो मैं आपको कहूँगा भी कि आप इंग्लिश में ही इनको ऐसे पढ़िए, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, और इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडरी है या फिर डेप्रिसिएशन है, तो ये सारे वर्ड आप इंग्लिश में ही करेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि नेशनल इनकम क्या होता है और जीडीपी क्या होती है हमारी, जीएनपी हमारी क्या होती है, नेट जीडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, और
नेशनल इनकम क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। तो हमने बात की थी अभी ऊपर कि पर कैपिटा इनकम के बारे में, तो पर कैपिटा इनकम के बारे में आपको समझ में आया हो कि नेशनल इनकम, और अगर उसमें हम डिवाइड कर दें कि जो मिड ईयर की पॉपुलेशन है तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो ये चीज़ें आप क्लियर रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको रियल जीडीपी पर कैपिटा इनकम चाहिए, रियल पर कैपिटा इनकम, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे रियल जीडीपी का यूज करेंगे, रियल जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा रियल पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। अब इससे आपको काफ़ी प्रश्न मिल जाएंगे सीधे सीधे। किसी देश के जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, जाहिर सी बात है, पर कैपिटा इनकम से। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी क्या होता है, तो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन होता है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जीएनपी क्या होता है, तो जीएनपी जो होता है हमारा जीडीपी प्लस इनकम मेड बाय फॉर्म सिटीजन, कहाँ पे, अबोर्ड, जो बाहर काम कर रहे हैं उसमें अगर हम अपनी जीडीपी को ऐड कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा जीएनपी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है, इसके बाद किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि, सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। क्या होती है, इसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं या नेशनल इनकम कहते हैं। इसके बाद कथन और कारण के प्रश्न हैं। हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी दर में तेजी से गिरावट आई है। कारण दिया गया है, पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं, और जो कथन है वो जो कारण है वो कथन की व्याख्या सही से कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें ये भी कथन कारण का एक प्रश्न है। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। कारण, वर्तमान सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो यहाँ पे ए सही है किंतु आर गलत है, तो यानी वर्तमान सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में निर्भरता अनुपात यानी डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है। क्यों, क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। अब जाहिर सी बात है, जो डिपेंडेंट सिटीजन होगा वो कौन होगा, वो 60 के बाद होगा, वो वर्किंग नहीं कर पाएगा, तो उसको हम ये कहेंगे कि भाई वो डिपेंडेंट किसी पे डिपेंड हो रहा है। लेकिन इंडिया में क्या है, वो 15 से 59 साल तक के जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं अभी। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि जो निर्भरता अनुपात है वो घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अधिक होगी तभी ना घटेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में ये प्रश्न है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है क्या है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, वहां पे क्या होता है, तो वहां पे होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पे, मिक्स्ड इकोनॉमी पे। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। आप बेहतर समझ रहे होंगे कि यहाँ पे श्रम की अधिकता है, आप देखते ही हैं। खैर, इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है क्या, कृषि की प्रधानता। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है क्या, कृषि की प्रधानता है, न्यून प्रति व्यक्ति आय है और बृहद बेरोजगारी है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, ये तीनों आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाने वाली विशेषताएं क्या क्या हैं, तो वो है कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में है, प्रछन्न बेरोजगारी है, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसी कारण से जो इंडियन इकोनॉमी है उसको विकासशील श्रेणी की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकसित होने का कारण है, क्या है कारण, आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरतावादी, जनसंख्या का भारी दबाव, तकनीकी कौशल की कमी और उच्च बेरोजगारी। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं, इनको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है, क्या क्या विशेषता होती है, तो प्रति व्यक्ति निम्न आय पूंजी निर्माण की निम्न दर, निम्न आश्रितता अनुपात तथा प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल का होना। तो सही बात है, अभी आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो आपको काफ़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर क्षेत्र में ही इन्वॉल्व मिलेगी। ठीक है, और उसके कंपैरिजन में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में लोग कम हैं। नेक्स्ट है, देश की वृद्धि में अनार्थिक तत्व है क्या क्या, सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक तथा वैज्ञानिक घटक। इसके बाद नेक्स्ट है, आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए
उपाय हैं। क्या क्या उपाय हैं? तेल क्षेत्र में सुधार है, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार है, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार है। तो ये सारे सुधार हैं उसके बारे में। किसानों का अपनी फसलें काटना तथा कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना आदि है। तो ये क्या है? अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र यानी रियल सेक्टर का निर्माण करना। ठीक है। 2011 से वर्ष 2020 के दशक में स्थिर कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई। तो वर्ष 2021-22 में कितनी दर्ज की गई? 9.4। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें समायोजित सकल आय, जिसको एजीआर हम कहते हैं, की परिभाषा के अंतर्गत शामिल है। क्या क्या शामिल है? ब्याज आय, स्टॉक और विदेशी मुद्रा लाभांश। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में चालू कीमतों पर निम्नलिखित राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अवरोही क्रम है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय कहाँ की है? वो गुजरात की है। ये डेटा आप नोट कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद महाराष्ट्र की है, उसके बाद पंजाब की है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितनी 2021-22 में, सॉरी 20-21 में कितनी थी? तो वो 61,666 रुपये। अब यहाँ पे ये सही कथन दिया गया है कि एनएनपी, अभी हमने खैर ऊपर इसको डिस्कस भी किया था कि एनएनपी क्या होता है। तो एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन यानी घिसावट। तो यहाँ पे ये बराबर आ जाएगा एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट हो गया, या जिसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और एनएनपी बराबर क्या होता है? जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय घिसावट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्थिक विकास के प्रमुख कारक हैं क्या क्या? तो पूंजी का संचयन, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता तथा प्राकृतिक संपदा इत्यादि या आदि। नेक्स्ट है स्वैच्छिक समाज सेवा, किसानी, खेती, परिवहन एवं नौकरी में से आर्थिक क्रिया नहीं है। तो आर्थिक क्रिया क्या नहीं है? तो आदर्श समाज सेवा जो है ये आर्थिक क्रिया नहीं है। इसके बाद आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में सही कथन क्या है? पहला दिया गया है आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। आर्थिक विकास अच्छा होगा तो जनसंख्या, उसकी पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी, और जनसंख्या वृद्धि अगर ज़्यादा होगी तो इकोनॉमी जो होगी वो थोड़ा सा स्लो चलेगी। अगर स्किल्ड पॉपुलेशन नहीं है कंट्री के पास तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है भारत में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। कब तक? तो 2024 तक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी एनआईपी सरकार द्वारा आरंभ किया गया। कब ये किया गया? तो 2020 से 25 की अवधि के लिए तैयार किया गया है। इसके बाद 29 अप्रैल 2020 को जारी राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन रिपोर्ट का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना। ठीक है। तो एनआईपी का ये एम है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद गणना की विधि है। क्या है? ये उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो ये तीनों मेथड यूज किए जाते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने में। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। कहाँ की? तो वो बिहार की कम है, 43,605 रुपये है वहाँ की। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय राज्यों में औसत प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में सर्वाधिक है। कहाँ पे? तो वो गोवा की है। इसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा में औसत प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में सर्वाधिक है। कहाँ की? तो ये कर्नाटक की सबसे ज़्यादा है। इसके बाद इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। इसमें लिखा गया है यद्यपि 1947 के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई, परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर में कोई सुस्पष्ट सुधार नहीं हुआ है। ठीक है। कारण क्या दिया गया है कि भारत की जनता का काफ़ी बड़ा भाग अब भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है। तो ये जो कह रहे हैं ना प्रति व्यक्ति आय में कोई स्पष्ट सुधार नहीं हुआ, तो ये तो खैर आप देख ही रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम हमारी तब से लेकर अब में काफ़ी बढ़ गई है। अगर हम पर कैपिटा इनकम के बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे ले लें कि सबसे पहले अगर पर कैपिटा इनकम की बात किसने की, तो देखिए आपको खैर ये नाम याद होगा, दादा भाई नेहरू, डीबी नेहरू। ठीक है। तो डीबी नेहरू ने 1868 में एक थियरी दी थी जिसको हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ इसको कहते हैं। और इन्होंने एक बुक पब्लिश की। कब की? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक को पब्लिश किया 1901 में। ये प्रश्न आया एक बार पीसीएस प्री में। ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि जो पर कैपिटा इनकम है यानी प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपये प्रति पर्सन है। कब? ये बताया था 1868 में इन्होंने। ठीक है। इसके बाद फिर जो एक नए आए उनका नाम था फिंडले सिराज। फिंडले सिराज, ये सारे फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। तो फिंडले सिराज ने कहा कि
₹49 पर पर्सन है 1911 में, ये बताया उन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट आए वाडिया एंड जोशी। इन्होंने जो पर कैपिटा इनकम बताई भारत की, वो कहा कि ₹44.03 है, जो कि 1913 से 15 के बीच में। ठीक है। और अगर हम पहली बार वैज्ञानिक गणना की बात करें कि कब हुई, तो वो वी के आर वी राव ने की 1925 से 29 के बीच में। तो इन्होंने कहा कि वो ₹76 है पर कैपिटा इनकम भारत की। ठीक है। तो जो वी के आर वी राव ने ये वैज्ञानिक गणना की थी, इन्होंने कंसिडर क्या क्या किया था, तो इसमें उत्पादन उत्पादन विधि ली थी प्लस आय विधि ली थी, तो इसके हिसाब से पर कैपिटा इनकम इन्होंने निकाला था। ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस देखें कि क्या हुआ, तो एक राष्ट्रीय आय गणना समिति का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष बनाए गए पीसी महालबोनिस। ठीक है। और यहाँ पे जो पहली बार आधार वर्ष लिया गया था वो 1948-49। आधार वर्ष का मतलब ये होता है कि ये इसलिए किया जाता है कि जो नेक्स्ट ईयर आए उससे कंपेयर कर सके कि हम कितना आगे गए या पीछे गए। ठीक है। उसके बाद एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यान्वयन मंत्रालय। के अंडर में दो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, एक को कहते हैं हम सीएसओ, एक को कहते हैं एनएसएसओ। सीएसओ क्या करता है, इसको 1955 में बनाया गया, ये राष्ट्रीय आय की गणना करता है। और एनएसएसओ क्या करता है, ये डेटा कलेक्ट करता है, यानी डेटा जुटाता है। अभी सीएसओ और एनएसओ को मिला के जो करंट स्टैटिक्स है हमारा, उसको बना दिया गया है एनएसओ। इसको कहते हैं नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस। इसमें सीपीआई और आईआईपी के माध्यम से जो आय है उसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी, जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो आप ये अब समझ सकते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है उसमें सुधार काफ़ी हुआ है। ये यहाँ पे कथन जो है ये गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन ये मिल गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है। इसके लिए कारण जिम्मेदार है। क्या कारण है, तो किसानों की निरक्षरता, वैज्ञानिक कृषि का नगण्य ज्ञान, विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का कम मूल्य तथा उद्योगों की तुलना में कृषि में कम निवेश। सही है, बिल्कुल सही है। अगर उद्योगों की अपेक्षा कृषि में भी निवेश किया जाए तो कृषि भी एक अच्छा रोजगार का साधन हो सकता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारणों में शामिल है क्या, तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या, साहसीपन का अभाव तथा अपर्याप्त अधोसंरचनात्मक सुविधाएं। ठीक। किसी देश की आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि उस देश में होता है क्या, पूंजी निर्माण। अगर पूंजी है तो जाहिर सी बात है आर्थिक समृद्धि तो होनी है। नेक्स्ट है, 28 फरवरी 2023 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमानों 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में वास्तविक जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर में अनुमानित है क्रम से कितनी, तो वो 7% और 15.5%। तो जो रियल जीडीपी अनुमानित है वो 7% है और जो नॉमिनल जीडीपी है वो 15.9%। आपको रियल और नॉमिनल का मतलब समझ में आ रहा होगा, मतलब वास्तविक और चालू जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है, 28 फरवरी 2023 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर थी। 28 फरवरी 2023 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार कितनी है, तो 9.1%। 2022-23 के अनुसार जीडीपी वर्ष 2021-22 में भारत की दर अनुमानित है कितनी, तो वो 18.4%। भारत के प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहे। क्या क्या कारण है, जनसंख्या में तेज वृद्धि, मूल्यों में भारी वृद्धि के साथ ही कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी है। एक खुली अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई है, तो ये किसके बराबर है, सी प्लस आई है, ये आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब सी क्या है, तो सी को हम कहते हैं कंजम्पशन यानी उपयोग या उपभोग, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, जी का मतलब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है यानी सरकारी व्यय जिसको हम कहते हैं, और एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट, और आई का मतलब जो यहाँ पे ये एम का मतलब है ये इम्पोर्ट है। ठीक है। तो इसमें y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम में सभी का आपको मतलब समझ में आ गया। ठीक है। सी मतलब कंजम्पशन, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स का मतलब जो इम्पोर्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक
जुलाई 2023 के अनुसार वर्ष 2022 एवं 23 में भारत की समृद्धि दर अनुमानित है कितनी? तो 7.2% और 6.4%। यदि एक ही दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाएं तो वास्तविक आय क्या रहेगी? वो अपरिवर्तित रहेगी। क्यों रहेगी? अगले सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, इकोनॉमी को मैं आपसे यही कहूँगा कि सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों को आप फॉलो करिए। हमारे सेशन को आप फॉलो कर लेंगे तो भी आपको अबव अच्छे खासे प्रश्न इकोनॉमी में करने को मिल जाएंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा कि जो छोटे छोटे शब्द आते हैं उनको एक्सप्लेन करने में अपने आप से आप सक्षम होंगे। ठीक है। इसके बाद वर्तमान मूल्यों यानी करंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय जो है पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर की अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है किस चीज का? तो वो ध्यान रखा जाता है मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। ठीक है। भारत में बचत पूंजी निर्माण ऊंची होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है? तो वो पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना है। श्रम का श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति आय कम, पूंजी निर्माण की न्यून दर और प्राकृतिक संसाधनों की कमी में से एक लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। तो वो क्या नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधनों की जो कमी है वो यहाँ नहीं है। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय किया था दादा भाई नेहरू जी ने। तो अभी हमने ऊपर सारा डिटेल ही देखा है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसने किया? आपने देखा अभी ऊपर, दादा भाई नेहरू जी ने। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस। और वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के द्वारा। एनएसओ का भी हमने आपको डिवीजन बताया कि जो सीएसओ होता है और एनएसएसओ होता है, दोनों को ये ऐड कर दिया गया है, वो आप पीछे समझ गए होंगे। इसके बाद है, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। नई जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 4-5 के स्थान पर बदलकर कितना कर दिया गया है? तो वो 11-12 कर दिया गया है। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष है। आधार वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष की कीमतें उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी वहां से हम कंपेयर करते हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एचआईवी परीक्षण तथा मृत्यु का पंजीकरण में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में शामिल नहीं था। तो क्या एचआईवी परीक्षण शामिल नहीं था? पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। तो पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार कैसा होता है? ये उल्टा यू के आकार का होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है क्या? तो 2011-12 आधार वर्ष के रूप में। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण की यहाँ पे बात कर लें तो देखिए, ये वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय का एक विभाग जिसको हम कहते हैं आर्थिक मामलों का विभाग, और वहाँ का एक विभाग बजट प्रभाग, इसके द्वारा ये प्रभावित किया जाता है। अगर हम इसके भाग की बात करें कि कौन कौन इसको करता है, तो वहाँ का राजस्व विभाग है, डीपम है, वित्तीय सेवाएं विभाग है और व्यय मामलों का विभाग है। तो ये सब मिला के पूरा जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ये उसको पेश करते हैं, बनाते हैं। मतलब सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाए तो ध्यान में रखा जाता है किस किस चीज को? तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि को। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत की औसत दर 2020-21 में आकलित की गई थी कितनी? तो वो 25 से लेकर 30% तक की आकलित की गई थी। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2020-21 में भारत की सकल बचत दर थी कितनी? तो जो जीडीपी का 28.2%, यानी सकल घरेलू उत्पाद का 28.2%। भारत में बचत में सर्वाधिक योगदान कौन करता है? तो घरेलू क्षेत्र करता है। 2020-21 में 22.2% किया था। भारत में सकल घरेलू बचत में प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि घरेलू, निजी, निगम क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र से बचत का उदय होता है, जिनके बचत योगदान 2020-21 का अवरोही क्रम है। तो कहाँ कहाँ से होता है? तो सबसे ज़्यादा बचत होता है घरेलू क्षेत्र से 22.2%, उसके बाद फिर निजी निगम क्षेत्र से 10% और उसके बाद फिर सार्वजनिक क्षेत्र से 4%। तो ये थोड़ी क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा, इनको नोट करके रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव से संबंधित निम्नलिखित कथन है। क्या है? इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, किसने कहा था? तो ये अमर्त्य सेन ने कहा था।
हिंदू वृद्धि दर संबंधित है किससे, तो वो जीडीपी से संबंधित है। अवस्फीति, स्फीति, स्टैगफ्लेशन तथा अतिस्फीति में आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। ये सारे वर्ड को हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे जब मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन वाला टॉपिक आएगा तो। इसके बाद जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण क्या है, तो कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना। ये सुमेलित सही है यहाँ पे। आर्थिक विकास, संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद, संपोषित विकास, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य रिलेटेड है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी, तो वो एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और यशस्वीकरण। भारत में आर्थिक उदारीकरण हुआ कब, तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के बाद। भारत की व्यावसायिक संरचना के बाद वर्षों भी लगभग वैसा ही बने रहने का एक कारण है क्या, तो निवेश के प्रतिमान का पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा में उन्मुख होना। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो घटकों स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में सही कथन है। क्या है, संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूलन प्रक्रम है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के अग्रदूत किसको कहा जाता है, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर ग्रामीण विकास, कृषि विकास तथा कृषकों को पर्याप्त साख में समायोजित विकास को आगे बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती। किससे, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि से। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर था इसका। इसके बाद फिर सतत आर्थिक विकास, ये एक नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसको कि हम अगले लेसन में कवर अप करेंगे। अपने अगले जो हमारा टॉपिक होगा वीडियो का, उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करिएगा आप, और दूसरों को भी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं इकोनॉमी के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।